वंदे मातरम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक नया और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ। इस टॉपिक का नाम है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम एवं मिशन इंद्रधनुष। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि टीकाकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चों के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाया जाता है ताकि वे भविष्य में विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से सुरक्षित रहें। इस टीकाकरण से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो सारे महत्वपूर्ण हैं और ये सभी प्रकार की परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी और मुख्य सेविका इन तीनों के लिए ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। और टीकाकरण से संबंधित जितने भी आपके संदेह हैं वो सारे संदेह इस टॉपिक को पूरा पढ़ने के बाद समाप्त हो जाएंगे और आपको टीकाकरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सब पता चल जाएंगी। इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखिए। इस टॉपिक का पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1970 में, 1975 में, 1978 में या फिर 1980 में? इसका सही उत्तर है 1978 में। और 1975 में इसमें राष्ट्रीय टीकाकरण नीति को अपनाया गया और 1978 में टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। 1975 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय टीकाकरण नीति को अपनाया गया और 1978 में टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ सबसे पहले। अगला प्रश्न है, भारत में टीकाकरण किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर नीति आयोग? इसका सही उत्तर है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1980 में, 1985 में, 1987 में या फिर 1982 में? इसका सही उत्तर है 1985। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वहाँ एक यहाँ पे 1985 बताया गया है और वहाँ पर 1978 बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 1978 में, टीकाकरण नीति को अपनाया गया 1975 में और कार्यक्रम सबसे पहले प्रारंभ हुआ 1978 में। और यहाँ पर देखिए सार्वभौमिक टीकाकरण लिखा गया है, ना कि केवल टीकाकरण पूछा गया है। देखिए हाँ ये है, सार्वभौमिक टीकाकरण किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1985 में। सार्वभौमिक टीकाकरण को पहले ये ईपीआई था, उसके बाद ये बदल करके यूपीआई हो गया है। इसका मतलब ईपीआई का मतलब था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन और ये यूआईपी जब ये बदल के हो गया तो ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो गया, यानी कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम हो गया। तो ये शुरू हुआ 1985 में। अगला प्रश्न है, कौन सार्वभौमिक टीकाकरण का उद्देश्य नहीं है? टीकाकरण कवरेज का प्रसार, ये भी है उद्देश्य। निगरानी हेतु जिला स्तरीय प्रणाली विकसित करना, ये भी है। निगरानी हेतु पंचायत स्तरीय प्रणाली विकसित करना, ये नहीं है। और वैक्सीन निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तो पहला, दूसरा और चौथा ये सारे उद्देश्य हैं, लेकिन ये जो सी है ये उद्देश्य नहीं है, इसलिए इसका उत्तर है सी। निगरानी हेतु पंचायत स्तरीय कोई प्रणाली विकसित नहीं हुई बल्कि जिला स्तरीय प्रणाली विकसित है। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान टिटनेस टॉक्साइड टीटी के कितने टीके लगवाने चाहिए? 2, 3, 4, 5? इसका सही उत्तर है 2 टीके। अगला प्रश्न है, पहला टीका गर्भावस्था का पता चलते ही लगभग 2 से 2.5 महीने या 3 महीने और उसके बाद 4 सप्ताह बाद दूसरा टीका लगवाना चाहिए। और अगर टिटनेस के दोनों टीके लग गए पहली गर्भावस्था में, अगर दूसरी गर्भावस्था 3 साल के अंदर ही फिर से हो गई तो टिटनेस के 2 टीके नहीं लगेंगे बल्कि एक टीटी बूस्टर ही लगेगा, तब दोनों टीके लगाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन जब 3 साल के बाद कोई गर्भावस्था होती है, कोई प्रेगनेंसी है, तो दोनों टीके फिर से लगेंगे। नहीं तो अगर 3 साल के अंदर ही फिर से प्रेगनेंसी हो जाती है तो केवल टीटी बूस्टर लगता है। अगला प्रश्न है, यूआईपी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में
टीटी वैक्सीन को किस वैक्सीन के रूप में बदल दिया गया? टीबी, टीटी, टीडी या फिर सभी? इसका सही उत्तर है टीडी। टीडी को अब टिटनेस एंड एडल्ट डिप्थीरिया के नाम से भी जानते हैं। ये इसकी फुल फॉर्म है। तो पहले टीटी लगता था गर्भवती महिलाओं को, अब टीडी लगता है, जिसमें टिटनेस और एडल्ट डिप्थीरिया दोनों की ही वैक्सीन शामिल होती है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को टिटनेस के 2 टीकों के मध्य कितने दिन का अंतराल रखना चाहिए? 2 सप्ताह का, 4 सप्ताह का, 6 सप्ताह का या फिर 3 सप्ताह का? इसका सही उत्तर है 4 सप्ताह, यानी कि 1 माह। एक टीका लग गया तो दूसरा टीका 1 महीने के बाद ही लगता है। अगला प्रश्न है, यदि महिला 3 साल के भीतर ही दोबारा गर्भवती हो जाती है तो टीटी यानी टीडी के कितने टीके लगेंगे? टीटी फर्स्ट, टीटी 2, टीटी बूस्टर या फिर तीनों? इसका सही उत्तर है टीटी बूस्टर। अगला प्रश्न है, जन्म लेने के कितने घंटे के भीतर शिशु को बीसीजी का टीका लग जाना चाहिए? 24 घंटे, 48 घंटे, 36 घंटे या फिर 50 घंटे? इसका सही उत्तर है 24 घंटे। अगला प्रश्न है, खसरे की पहली खुराक शिशु को जन्म के कितने दिन पर दिया जाना चाहिए? 4 माह, 5 माह, 9 माह, 12 माह? इसका सही उत्तर है 9 माह। अगर यहाँ पे अगर ये दिया हो 9 से 12 माह या 9 माह, तो इसका उत्तर सही होगा 9 से 12 माह। बाकी 9 माह पे ही खसरे की पहली खुराक दी जाती है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए है वैक्सीन, दवा, सूक्ष्म पोषक तत्व या फिर कोई नहीं? इसका सही उत्तर है सूक्ष्म पोषक तत्व है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की पहली खुराक शिशु को किस माह की अवस्था में दी जाती है? 3 माह, 9 माह, 12 माह या फिर 16 माह? इसका सही उत्तर है 9 माह। अगला प्रश्न है, 9 माह बाद शिशु को 6 माह के अंतराल पर कुल कितनी खुराक विटामिन ए की दी जाती है? 3 खुराक, 5 खुराक, 9 खुराक या फिर कोई नहीं? इसका सही उत्तर है 9 खुराक। इस प्रश्न का तात्पर्य है कि जब बच्चा 9 माह का हो जाता है तो उसको विटामिन ए की पहली खुराक दी जाती है। उसके बाद उसको टोटल 9 खुराक देनी रहती है 6 माह के अंतराल पर। अगला प्रश्न है, खसरे की दूसरी खुराक शिशु को जन्म के कितने दिन बाद दिया जाता है? पहली खुराक दी जाती है 9 से 12 माह के मध्य और दूसरी खुराक दी जाती है 16 से 24 माह के मध्य। इसका यही उत्तर सही है। बीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? बेसिलस क्लोरीन ग्यूरिन, बेसिलस कालमेट ग्यूरिन, बेसिलस कैडमियम ग्यूरिन या फिर कोई नहीं? इसका सही उत्तर है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1990, 1992, 1993 या फिर 1995? इसका सही उत्तर है 1995। डीपीटी की पहली खुराक जन्म के कितने दिन पर दी जाती है? 6 सप्ताह, 8 सप्ताह, 12 सप्ताह या फिर 15 सप्ताह? इसका सही उत्तर है 6 सप्ताह। अब तो डीपीटी की जो खुराक है वो पेंटा में ही डाल के दी जाती है, तो ये अलग से नहीं दी जाती है। लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं, कुछ जगह कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे पेंटावैलेंट नहीं लगता है, वहाँ पे डीपीटी की खुराक लगती है इसलिए, लेकिन वो लगती 6 सप्ताह पे ही है। ठीक है। अगला है, ओपीवी की खुराक, ओपीवी यानी कि ओरल पोलियो वायरस की जीरो खुराक जन्म के कितने समय बाद दी जाती है? जीरो खुराक इसलिए कहा जाता है कि इसको गिना नहीं जाता है, ये जन्म लेते ही दी जाती है। सबसे पहले बीसीजी का टीका लगेगा, उसके बाद ओपीवी की खुराक पिलाई जाए या फिर हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाए। ये तीनों सबसे पहले बीसीजी का ही लगेगा, उसके बाद ओपीवी की जीरो खुराक पिलाई जाए या फिर हेपेटाइटिस बी का टीका लगे। तो जन्म के समय 20 दिन बाद, 1 माह बाद या फिर 1 वर्ष बाद जब बच्चे का जन्म होता है तो ओपीवी की खुराक कितने समय बाद दी जाती है? जन्म के समय, यानी जन्म के बाद जितनी जल्दी हो सके। अगला प्रश्न है,
डीपीटी का टीका किन बीमारियों से बचाव के लिए है? पोलियो, खसरा, टिटनेस, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस। इसका सही उत्तर यही है, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस के लिए। पोलियो के टीके की खोज किसने की? लुई पाश्चर, जोनस साल्क, एडवर्ड जेनर या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है जोनस साल्क। भारत को किस वर्ष पोलियो मुक्त घोषित किया गया? सन 2010, सन 2012, 13 या फिर 14। इसका सही उत्तर है सन 2014। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट कोच, कार्ल लैंडस्टीनर, एडवर्ड जेनर या फिर लुई पाश्चर। इसका सही उत्तर है एडवर्ड जेनर। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? डिप्थीरिया, टीबी, टिटनेस या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है टीबी। बीसीजी का टीका जो जन्म लेते ही बच्चों को लगाया जाता है वो टीबी के लिए ही लगाया जाता है ताकि उसको भविष्य में टीबी ना हो। अगला प्रश्न है, टीका यानी कि वैक्सीनेशन का जनक किसे माना जाता है? एडवर्ड जेनर को, डार्विन को, जोनस साल्क को या फिर रॉबर्ट कोच को। इसका सही उत्तर है एडवर्ड जेनर को। जेई यानी कि जापानी इंसेफ्लाइटिस का टीका शिशु के जन्म के कितने दिन पर दिया जाता है? जन्म के तुरंत बाद, 5 से 7 माह के बाद, 5 से 10 माह बाद या फिर 9 से 12 माह के मध्य। इसका सही उत्तर है 9 से 12 माह के मध्य। FIPV फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन की कितनी खुराक शिशुओं को दी जाती है? 1 खुराक, 2 खुराक, 3 खुराक या फिर 4 खुराक। इसका सही उत्तर है 2 खुराक। ये जो फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है ये भी पोलियो की ही वैक्सीन है। बस अंतर इतना है कि OPV यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन में मुंह के माध्यम से दवा पिलाई जाती है और उसमें जीवित विषाणु होते हैं, लेकिन ये फ्रैक्शनल IPV यानी कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन में ये त्वचा में लगाया जाता है, उसमें त्वचा में लगाया जाता है। इसमें जो पोलियो के जो विषाणु होते हैं वो मरे हुए होते हैं। ये इसको सिर्फ इसलिए लगाया जाता है, देखिए जैसे आप लोग जानती हैं कि हमारा भारत पोलियो मुक्त हो गया है, तो पोलियो के केस भविष्य में अगर मान लीजिए कोई आता है तो अगर ये इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन लगी रहती है तो शरीर में जो एंटीबॉडी बनी रहती है, अगर कोई भविष्य में पोलियो का वायरस आता भी है किसी बच्चे के शरीर में, तो वो जो एंटीबॉडी है वो पहचान ले कि ये पोलियो का वायरस है और इसको हमें ख़त्म कर देना चाहिए। इसलिए शरीर में एंटीबॉडी बनी रहे पोलियो के खिलाफ, इस वजह से इसको दिया जाता है। लेकिन फिर अभी हाल ही में कुछ केस पोलियो के आए हैं, इस वजह से OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीनेशन फिर से शुरू हो गया है। लेकिन ये FIPV ये वाला टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है। आगे देखिए, हाँ इसका उत्तर क्या था? 2 खुराक दी जाती है। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी का टीका शिशुओं को कब दिया जाता है? जन्म के तुरंत बाद, 1 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद, 48 घंटे। इसका सही उत्तर है जन्म के तुरंत बाद। रोटा वायरस वैक्सीन RVV की कितनी खुराक शिशुओं को दी जाती है? 1, 2, 3, 4। 3 खुराक दी जाती है रोटा वायरस वैक्सीन की। रोटा वायरस वैक्सीन किस लिए होती है? ये डायरिया से बचाव के लिए होती है। अगला प्रश्न देखिए, रोटा वायरस वैक्सीन की 3 खुराक किस किस उम्र में दी जाती है? 6, 10, 14 सप्ताह, 6, 10, 14 माह, 6, 10, 14 वर्ष या फिर सभी। इसका सही उत्तर है 6, 10 और 14 सप्ताह। बच्चे को 6वें सप्ताह, 10वें सप्ताह और 14वें सप्ताह रोटा वायरस वैक्सीन की खुराक दी जाती है, टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है। अगला प्रश्न है, PCV न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन की 2 प्राथमिक खुराक कब दी जाती है? PCV का फुल फॉर्म है ये न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि P से N कैसे हो गया, तो जो इसकी स्पेलिंग, जो इसका शुरू है, इसकी जो स्पेलिंग वो P से शुरू है, P है उसके बाद फिर N लिखा हुआ है, इसलिए इसको ये समझने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन जान जाइए कि P से शुरू है लेकिन ये साइलेंट है P और N से ही पढ़ा जाता है, इसलिए इसको न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। इसकी 2 प्राथमिक खुराक कब कब दी जाती हैं? 2 और 4 सप्ताह में, 6 और 14वें सप्ताह में, 9 और 12 माह में या फिर सभी। इसका सही उत्तर है 6 और 14वें सप्ताह में। बच्चा जब 6 माह का होता है पहली वैक्सीन तब PCV की, और जब वो 14 सप्ताह का हो जाता है तब दूसरी वैक्सीन दी जाती है। अगला प्रश्न है,
पेंटावैलेंट वैक्सीन कितनी बीमारियों से बच्चों की रक्षा करती है? 2, 3, 5, 4। इसका सही उत्तर है 5। अब यहाँ नीचे देखिए बीमारियां भी लिखी है, किन किन बीमारियों से पेंटावैलेंट टीका सुरक्षा प्रदान करता है। किन 5 बीमारियों के लिए पेंटावैलेंट का संयुक्त टीका लगता है? डिप्थीरिया एवं टिटनेस, पर्टूसिस यानी काली खांसी, या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और हेपेटाइटिस बी, या फिर सभी। इसका उत्तर है सभी। डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और हेपेटाइटिस बी, इन 5 रोगों से बचाव के लिए पेंटावैलेंट का संयुक्त टीका दिया जाता है। यानी इन सभी बीमारियों के टीके को एक निश्चित मात्रा में मिलाकर के एक टीका तैयार किया गया, इसको पेंटावैलेंट कहते हैं, और यही हमारे इस समय यूपी में प्रचलित है। अगला है ओपीवी का पूर्ण रूप क्या है? ओपन पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पर्टूसिस वैक्सीन, या फिर कोई नहीं। ये तो बहुत ही आसान था, ओरल पोलियो वैक्सीन। अगला प्रश्न है शिशु के जन्म के तुरंत बाद दी जाने वाली ओपीवी की डोज को कहते हैं बूस्टर डोज, जीरो डोज, ए बी दोनों, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है जीरो डोज। ये उत्तर आप लोगों ने तुरंत देखते ही पहचान लिया होगा, क्योंकि इसके पहले मैंने अभी बताया था कि जो जन्म के तुरंत बाद जो पोलियो की दवा पिलाई जाती है ओपीवी, तो उसको जीरो डोज ही कहते हैं। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से किन्हें टीका लगाया जाता है? गर्भवती को, शिशु को, बच्चों को, या फिर सभी को? इसका सही उत्तर है सभी को लगाया जाता है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? पोषण से, शिक्षा से, टीकाकरण से, या फिर सभी से? इसका सही उत्तर है टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई? सन 2014, 15, 16, या फिर सभी? इसका सही उत्तर है सन 2014। रेबीज रोधी टीके की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एडवर्ड जेनर ने, रॉबर्ट कोच ने, या फिर लुई पास्चर ने? इसका सही उत्तर है लुई पास्चर ने। गहन या फिर सघन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ कब किया गया, जिसका उद्देश्य टीकाकरण कार्यक्रम को तेज करना था? सन 2015 में, सन 2016 में, सन 1914 में, या फिर सन 2017? इसका सही उत्तर है सन 2017। यानी मिशन इंद्रधनुष चलाया गया, उसके बाद गहन और सघन मिशन इंद्रधनुष भी चलाया गया, तो ये सन 2017 में चला था। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 7 रोगों के निवारण के लिए टीका उपलब्ध था। अब टीकों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। ये टीके कौन कौन से हैं? तपेदिक, खसरा, डिप्थीरिया, काली खांसी, या फिर टिटनेस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, रूबेला, या फिर रोटा वायरस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, पीसीवी, जेई, या फिर सभी? इसका सही उत्तर है सभी। ये सभी 12 टीके मिशन इंद्रधनुष में शामिल हैं। यूपीआई सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम अब कितनी बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है? 6, 8, 10, 12? इसका सही उत्तर है 12 रोगों से। कोविड-19 टीकाकरण अभियान भारत में कब शुरू किया गया? जनवरी सन 2020, जनवरी सन 2021, फरवरी सन 2020, फरवरी सन 2021? इसका सही उत्तर है जनवरी सन 2021। कोविड-19, यहाँ पे एक नोट देख लीजिए। कोविड-19 का पहला टीका भारत में एम्स के सफाई कर्मी मनीष कुमार को लगाया गया था। अगला प्रश्न है टीकाकरण बच्चों के लिए आवश्यक है? शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास के लिए, पोषणीय स्थिति को बढ़ाने के लिए, बेचैनी कम करने के लिए, या फिर सभी? इसका सही उत्तर है शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास हेतु। डीपीटी का अर्थ है डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस, डिप्थीरिया, पर्टूसिस टॉक्सिन, या फिर ए बी दोनों, या कोई नहीं? इसका सही उत्तर है डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। अगला प्रश्न है भारतीय सार्वभौम प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार एक नवजात शिशु को दिया जाने वाला पहला टीका इनमें से किससे सुरक्षा के लिए है? तपेदिक, खसरा, टिटनेस, या फिर सभी? इसका सही उत्तर है तपेदिक के लिए है। तपेदिक यानी कि टीबी। अगला पहला टीका कौन सा है? जन्म के नवजात शिशु को दिया जाने वाला पहला टीका, तो जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले कौन सा टीका लगता है? बीसीजी का टीका लगता है। तो ये जो बीसीजी का टीका है वो तपेदिक से रक्षा के लिए है, यानी कि टीबी से। इनमें से कौन सा टीका मौखिक रूप से दिया जाता है, यानी मुंह से?
DPT, OPV, रोटा, बी और सी दोनों। इसका सही उत्तर है बी और सी दोनों। OPV दिया जाता है मुंह से और रोटा वायरस वैक्सीन भी मुंह से ही दी जाती है। OPV की 2 बूंद पिलाई जाती है पोलियो की, और रोटा की 5 बूंद पिलाई जाती है। ये गुलाबी रंग की दवा होती है रोटा वाली। अगला प्रश्न है EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन को किस वर्ष बदलकर UIP यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कर दिया गया। यहाँ पे देखिए ऊपर प्रश्न में मुझे लगता है कि मैंने UIP की जगह UPI लिख दिया है, तो वो इसको सुधार के पढ़िएगा, UIP ही है ये कब बदल दिया गया इसका नाम? 1978 में, 1975, 1985 या फिर 1994। इसका सही उत्तर है 1985 में EPI बदलकर UIP हो गया। अगला प्रश्न है सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस बी का टीका सम्मिलित किया गया। 15 दिसंबर 1990, 15 दिसंबर 2000, 15 दिसंबर सन 2010, 15 दिसंबर सन 2011। इसका सही उत्तर है 15 दिसंबर सन 2011। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना। सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस बी का टीका शामिल कब किया गया? जैसे पहले 7 टीके थे, 7 टीके पहले 6 थे, 6 से 7 हुआ, 7 से फिर 12 टीके शामिल कर लिए गए। तो ऐसे ही कोई ना कोई टीका कभी न कभी शामिल होता चला गया, तो टीकों की संख्या बढ़ गई। तो हेपेटाइटिस बी का टीका कब सम्मिलित हुआ था? 15 दिसंबर सन 2011 में। पेंटावैलेंट वैक्सीन टीकाकरण कार्यक्रम में कब शामिल हुई? नवंबर सन 2013 में, नवंबर 14 में, नवंबर 15 में या फिर सभी? इसका सही उत्तर है नवंबर सन 2014 में। IPV वैक्सीन टीकाकरण कार्यक्रम में कब से शामिल है? यानी कि वही इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। ये शामिल हुई 1 अप्रैल सन 2016 में। रोटा वायरस वैक्सीन टीकाकरण कार्यक्रम में कब शामिल की गई? ये शामिल की गई 23 मार्च सन 2017 में। PCV यानी कि न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, ये टीकाकरण कार्यक्रम में कब शामिल किया गया? 7 अप्रैल सन 2017 में ये शामिल की गई। टीका लगाने में सुई की विभिन्न स्थितियां कौन सी है? देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब बच्चों को टीका लगाया जाता है तो आप लोग देखती होंगी कि कुछ टीके में सुई को ऊपर ही रख के लगा दिया जाता है, यानी ऊपर त्वचा में ही, कुछ को बिल्कुल सीधे त्वचा में लगा एंटर कर दिया जाता है, और कुछ को थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा करके। तो ये सुई लगाने की विभिन्न स्थितियां हैं। कुछ टीके त्वचा में लगते हैं, उनको कहते हैं इंट्राडर्मल टीके, और कुछ टीके लगते हैं उप त्वचा में, इनको कहते हैं सबक्यूटेनियस टीके, और कुछ टीके लगते हैं मांसपेशी में, इसको इंट्रामस्कुलर टीके भी कहते हैं। तो ये तीनों ही टीके सुई लगाने की विभिन्न स्थितियां हैं। तो इसका सही उत्तर है सभी, यानी टीके इन तीनों ही स्थितियों में लगाए जाते हैं। इसके बारे में आगे भी आपको पता चलेगा कि कौन से टीके कैसे लगते हैं। अगला प्रश्न है OPV लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन की खोज 1961 में किसके द्वारा की गई? लुई पास्चर के द्वारा, डॉक्टर जोनास साल्क के द्वारा, अल्बर्ट साबिन के द्वारा, फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अल्बर्ट साबिन के द्वारा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन क्यों लिखा गया है? तो कुछ टीके जो हैं जिंदे होते हैं, यानी कि उन टीकों में वो उस रोग से संबंधित जो विषाणु या जीवाणु होते हैं वो जीवित होते हैं। टीके में यही तो लगाए जाते हैं। उस रोग से संबंधित विषाणु या रोगाणुओं को सुरक्षित रख लिया जाता है, उनमें से थोड़े से जीवाणु या विषाणु को शरीर में एंटर कर दिया जाता है, ज़्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ी मात्रा में, ताकि उस रोग से संबंधित शरीर में एंटीबॉडी बनने लग जाए, और अगर भविष्य में उस रोग से संबंधित कोई रोगाणु शरीर पर आक्रमण करता है, विषाणु या जीवाणु, तो वो एंटीबॉडी शरीर में रहती है, तो उसी से मिलती जुलती ढेर सारी एंटीबॉडीज बन जाती हैं, जिससे उस रोग के रोगाणुओं को मार गिराती हैं और उस रोग से सुरक्षा प्राप्त होती है। इसीलिए देखिए टीका लगने के बाद बुखार आता है। बुखार क्यों आता है? शरीर में जैसे टीका लगाया जाता है तो वो रोग का जीवाणु या विषाणु ही तो होता है, तो शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, यानी जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, उनको पता चल जाता है कि हमारे शरीर में कोई हानिकारक चीज़ एंटर कर गई है,
तो वो ढूँढते-ढूँढते पहुँच जाती है वहाँ तक। तो उसको मार गिराने के लिए वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं और शरीर में और जो हमारी जो लिम्फ कोशिकाएँ होती हैं, वो शरीर के तापमान को इतना बढ़ा देती हैं ताकि वो जो रोग का जीवाणु है, विषाणु है, वो वहीं पे ख़त्म हो जाए। इसीलिए टीका लगने के बाद बुखार आना ज़रूरी होता है। अगला प्रश्न देखिए, ये समझ आ गया होगा आप लोगों को इतना। अब इसके आगे देखिए। तो हाँ, मैं ये बता रही थी कि लाइव मतलब मरे हुए, लाइव मतलब ज़िंदा, और एक होते हैं किल्ड वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। वो मरे हुए जीवाणु या विषाणु होते हैं। उनको मरे हुए रूप में इसलिए शरीर में प्रवेश कराया जाता है कि उनका वो मरे हुए ही कराए जाते हैं शरीर में टीकों के माध्यम से एंटीबॉडी बनाने के लिए, तब भी बहुत भयंकर बुखार आता है। और अगर सोचो कि अगर उनको ज़िंदा लाइव वैक्सीन बना करके दे दिया जाए तो शरीर में कितना हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, ये घातक हो सकता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जो ज़्यादा हानिकारक होते हैं उनको इनएक्टिवेटेड रूप में या मृत रूप में दिया जाता है या फिर कमज़ोर करके दिया जाता है, और जो थोड़ा कम हानिकारक होते हैं उनको ज़िंदा रूप में ही दिया जाता है ताकि शरीर में जाते ही वो काम शुरू कर दें। अब तो ये जो ओपीवी था, ये जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, इसमें ज़िंदा विषाणुओं को शरीर में पोलियो वो ड्रॉप्स के माध्यम से दिया जाता था ताकि शरीर में इससे संबंधित प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित हो सके। और जो ये आईपीवी है, इनएक्टिवेटेड किल्ड, ये किल्ड देने का मतलब सिर्फ इतना है कि किल्ड में थोड़ा-थोड़ा इसका कम से कम जितने में ओपीवी दी जाती है उतने में 5 डोज बना करके बच्चों को दी जा सकती है, यानी कि कम मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दिया जाता है आईपीवी के माध्यम से। तो ओपीवी अभी तक पिलाई जाती थी, लेकिन जब पोलियो मुक्त हो गया भारत तो वहाँ पर आईपीवी का इंजेक्शन दिया जाता था मृत विषाणुओं को बच्चों के शरीर में। लेकिन जब से केस फिर से नए आ गए पोलियो वाले, फिर से ये ओरल पोलियो ड्रॉप्स शुरू कर दी गई हैं। आगे देखिए, एफआईपीवी किल्ड इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन की खोज 1955 में किसके द्वारा की गई? जोनास साल्क के द्वारा। और ओपीवी की खोज की थी अल्बर्ट साबिन ने, और मृत ये पोलियो वैक्सीन की खोज की थी डॉक्टर जोनास साल्क ने। आगे देखिए, पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1992, 1995, सन 2001 में, सन 2005 में। इसका सही उत्तर है 1995 में। भारत में पोलियो का आखिरी मामला कब सामने आया? जनवरी सन 2011 में। पोलियो वायरस निम्न प्रकार के होते हैं। पोलियो वायरस 3 प्रकार के होते हैं, PV1B, PV2B और PV3B। इसका सही उत्तर है सभी, यानी सभी ही पोलियो वायरस के प्रकार हैं। PV2 पोलियो वायरस 2 का उन्मूलन कब हो गया था? 98 में, 1900, 1999, 97, फिर 2000। इसका सही उत्तर है 1999 में ही PV2 यानी कि पोलियो वायरस 2 का उन्मूलन हो गया था। भारत को WHO ने कब पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था? 11 फरवरी सन 2014 को, 11 फरवरी सन 2015 को, 15 फरवरी सन 2016 को या फिर 20 फरवरी सन 2018 को। इसका सही उत्तर है 11 फरवरी सन 2014 को। WHO ने पोलियो मुक्त भारत का आधिकारिक प्रमाण पत्र दिया कब? 27 मार्च सन 2014 को। 11 फरवरी सन 2014 को तो पोलियो मुक्त घोषित कर दिया WHO ने, लेकिन जो प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट दिया 27 मार्च सन 2014 को। टीकाकरण किस प्रकार का बचाव है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर सभी? इसका सही उत्तर है प्राथमिक। अगला प्रश्न है, वैक्सीन लगाने वाले स्थान को इंजेक्शन लगाने से पहले स्पिरिट से क्यों नहीं साफ करना चाहिए? जहाँ पे वैक्सीन लगनी हो उसको स्पिरिट से पहले क्यों नहीं साफ करते हैं? हानिकारक प्रतिक्रिया होगी, जीवित वायरस को ख़त्म कर देता है, ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं? इसका सही उत्तर है जीवित वायरस को ये ख़त्म कर देता है। इस वजह से वैक्सीन लगाने वाले स्थान को स्पिरिट से पहले नहीं साफ किया जाता है और ना ही बाद में स्पिरिट से धुला जाता है। गर्भावस्था में कौन सी वैक्सीन का पूर्णतः निषेध होता है? रेबीज, टिटनेस, पीत ज्वर या फिर हेपेटाइटिस बी? इसका सही उत्तर है पीत ज्वर। यदि कोई महिला गर्भवती है तो उसमें पीत ज्वर का इंजेक्शन नहीं दिया जाता है।
किस वैक्सीन का केवल सिंगल डोज ही प्रभावी होता है लाइफ टाइम के लिए? डीपीटी, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी या फिर सभी? इसका सही उत्तर है बीसीजी का, जिसको जन्म लेते ही लगाया जाता है। ये किसके लिए लाभकारी होता है? उसके क्या कहते हैं, टीबी के लिए, तपेदिक के लिए। सक्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त की जाती है प्राकृतिक संक्रमण से, टीके से, टॉक्सिनॉइड से या फिर सभी? इसका सही उत्तर है सभी से। एक टीका हो सकता है एक एंटीजेनिक प्रोटीन, कमजोर रोगजनक, मृत रोगजनक, जीवित क्षीण रोगजनक या फिर सभी? इसका सही उत्तर है सभी। देखिए यहाँ समझने वाली बात है कि एक टीका कैसा हो सकता है। जैसे भी मैंने पीछे बात की थी ना कि कोई टीका जीवित हो सकता है, कोई मृत हो सकता है, कोई क्षीण यानी कमज़ोर हो सकता है, तो ये तीनों ही होते हैं। एक टीके में एंटीजेनिक प्रोटीन भी हो सकता है और उसमें जो टीका जो होता है वो कमज़ोर रोगजनक या मृत रोगजनक वाला भी हो सकता है और जिंदा रोगजनक भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, क्षीण रोगजनक से टीका तैयार करने की तकनीक की खोज 1979 में किसने की? एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या फिर सभी ने? इसका सही उत्तर है लुई पास्चर ने। अगला प्रश्न है, वैक्सीन शब्द दिया गया एडवर्ड जेनर के द्वारा, रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर या फिर कोई नहीं? इसका सही उत्तर है एडवर्ड जेनर द्वारा। वह बीमारी जिसके खिलाफ केवल महामारी के दौरान टीकाकरण का सहारा लिया जाता है, केवल महामारी के दौरान। दस्त, टीबी, एड्स, हैजा? इसका सही उत्तर है हैजा। जब जब हैजा फैलता है तब तब हैजा का टीका लगाया जाता है, महामारी के दौरान ही। डायरिया रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाते हैं? पेंटा 5, MMR, रोटा, सभी? इसका सही उत्तर है रोटा। टीटी, हेपेटाइटिस बी, पेंटावैलेंट, पीसीवी, डीपीटी टीके किस तरीके से दिए जाते हैं, यानी कि किस मार्ग से दिए जाते हैं? मांसपेशी द्वारा, मांसपेशी के माध्यम से, त्वचा, उपत्वचा या फिर कोई नहीं? इसका सही उत्तर है मांसपेशी। ये टीके मांसपेशी में दिए जाते हैं, मांसपेशी में। बीसीजी, एफआईपीवी किस मार्ग से दिए जाते हैं? त्वचा में लगाए जाते हैं ये। एमएमआर, जेई, जापानी इंसेफ्लाइटिस किस मार्ग द्वारा दिए जाते हैं? मांसपेशी, त्वचा, उपत्वचा, उपत्वचा द्वारा दिए जाते हैं। ओपीवी, रोटा वायरस विटामिन ए की खुराक कैसे दी जाती है? मांसपेशी द्वारा, त्वचा द्वारा, मुंह द्वारा या फिर सभी? इसका सही उत्तर है मुंह द्वारा। मांसपेशी में दिए जाने वाले टीके 90 डिग्री पर दिए जाते हैं। त्वचा में टीके 10 से 15 डिग्री पर दिए जाते हैं और उपत्वचा में 45 डिग्री पर दिए जाते हैं। यह कथन कैसा है? सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य या फिर कोई नहीं? इसका सही उत्तर है सत्य। ये कथन सत्य है। टीटी, बीसीजी, पेंटावैलेंट, एमएमआर, डीपीटी, जेई के टीके में 0.5 ml की खुराक दी जाती है। ये कथन है सत्य, सत्य कथन है ये। टीटी का टीका ऊपरी बांह पर दिया जाता है, जो गर्भवतियों को लगता है। बीसीजी का टीका जो जन्म लेते हुए लगता है, बाईं ऊपरी बांह पर दिया जाता है। हेपेटाइटिस का टीका बाईं मध्य जांघ के बाहरी हिस्से में और पेंटावैलेंट का टीका बाईं मध्य जांघ के बाहरी हिस्से में दिया जाता है। ये कथन सत्य है या असत्य है? इसका सही उत्तर है सत्य है ये कथन। एफआईपीवी, मीजल्स, रुबेला का टीका दाईं ऊपरी बांह में तथा जापानी इंसेफ्लाइटिस का टीका बाईं ऊपरी बांह में और पीसीवी का टीका दाईं मध्य जांघ के बाहरी हिस्से में दिया जाता है। ये कथन है सत्य या फिर असत्य? इसका सही उत्तर है सत्य। ये सारे प्रश्न, ये 4-5 प्रश्नों को मिलाकर के एक ही प्रश्न बना दिया गया है कि ताकि कौन से टीके कहाँ लगते हैं उसकी जानकारी आपको मिल सके और सब लोग इसका नोट्स अच्छे से बना सकें। अगला प्रश्न है, डायरिया के बचाव के लिए रोटा वायरस वैक्सीन बच्चे को मुंह के माध्यम से दी जाती है या एक बार में कितनी बूंद दी जाती है? 2 बूंद, 3 बूंद, 5 बूंद या फिर 8 बूंद? इसका सही उत्तर है 5 बूंद और पोलियो की 2 बूंद। अगला प्रश्न है, अप्रैल माह का कौन सा सप्ताह विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? अप्रैल माह का चौथा यानी अंतिम सप्ताह। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 16 मार्च, 16 अप्रैल या फिर 17 अप्रैल? इसका सही उत्तर है 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है।
अधिकांश टीकों की 2 डोजों के बीच कम से कम 4 सप्ताह का अंतर क्यों होना चाहिए? ताकि पहले टीके का दर्द कम हो सके, ताकि पर्याप्त एंटीबॉडी का उत्पादन हो सके, या फिर ए बी दोनों? इसका सही उत्तर है ताकि पर्याप्त एंटीबॉडी का उत्पादन हो सके। अगला प्रश्न है, टीकों को हमेशा शरीर के एक खास स्थान पर ही क्यों दिया जाता है? अच्छा महसूस करने के लिए, समानता बनाए रखने के लिए, तथा या जांचने के लिए कि टीका दिया गया है या नहीं, तेज दर्द महसूस कराने के लिए, या फिर सभी? इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, अगर किसी बच्चे को अगली डोज के लिए देर से लाया जाता है तो क्या फिर से टीके की पहली डोज से शुरू करना चाहिए? हाँ, नहीं, स्पष्ट नहीं, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है नहीं। प्रश्न को समझिए कि अगर किसी बच्चे को कोई डोज लग गई है, पहली डोज किसी टीके की, तो अगली डोज दूसरी डोज के लिए देर हो गई। जैसे पेंटावेलेंट टीका फर्स्ट लग गया, लेकिन दूसरा टीका लगने में देर हो गई, 28 दिन बाद लगना चाहिए था, नहीं लगा। तो क्या जब अगला टीका लगना है तो क्या फिर से पहला पेंटावेलेंट लगेगा? तो इसका उत्तर है नहीं। वो चाहे इतना लेट हो गया हो, उसका अगर सेकंड पेंटावेलेंट का नंबर है तो सेकंड टीका ही लगेगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई बच्चा जिसे कभी टीका नहीं दिया गया है 9 महीने की उम्र पूरी होने से पहले लाया गया है, तो क्या सभी देर टीके उसी दिन बच्चे को दिए जा सकते हैं? हाँ, नहीं, कहा नहीं जा सकता, कोई नहीं। नहीं, इसका सही उत्तर है नहीं। सभी टीके उसी दिन नहीं लगेंगे, बल्कि जो जब लगना चाहिए तब लगेगा। शुरुआत कर दीजिए, 9 माह से कम का है तो शुरुआत हो जाएगी, लेकिन जो टीका जितने दिन बाद लगता है उतने दिन बाद ही लगेगा। अगला प्रश्न है, 1 से 5 वर्ष का बच्चा जिसे कभी भी टीका नहीं दिया गया है, उसे कौन से टीके दिए जा सकते हैं? डीपीटी, ओपीवी, एमआर, सभी? इसका सही उत्तर है सभी, ये तीनों दिए जा सकते हैं। ऐसे बच्चे को जो 1 से 5 वर्ष का बच्चा है, यानी 1 साल पूरा हो गया उसको, 9 माह पार कर गया मतलब, तो उसके बाद बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, रोटा वायरस, पेंटा और आईपीवी नहीं दी जाएगी, बल्कि डीपीटी, ओपीवी और एमआर का टीका दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, पीसीवी वैक्सीन किस रोग के लिए दी जाती है? निमोनिया, काली खांसी, ए बी दोनों? कोई नहीं। इसका सही उत्तर है निमोनिया के लिए दिया जाता है। हिब वैक्सीन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन किस रोग से बचाव के लिए दी जाती है? मस्तिष्क ज्वर, निमोनिया, रक्त, हड्डियों और जोड़ों के गंभीर संक्रमण से बचाव के लिए, या फिर सभी? इसका सही उत्तर है सभी के लिए दिया जाता है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस रोग से बचाव के लिए दी जाती है? लीवर के वायरल संक्रमण के लिए, पीलिया से बचाव के लिए, लीवर सूजन, सीरोसिस, लीवर कैंसर से बचाव के लिए, या फिर सभी? इसका सही उत्तर है सभी के लिए। एमआर का टीका क्यों लगाया जाता है? मीजल्स से बचाव के लिए, रूबेला यानी जर्मन मीजल्स से बचाव के लिए, ए बी दोनों, या फिर कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ए बी दोनों से बचाव के लिए, मीजल्स और रूबेला दोनों से। एफआईपीवी वैक्सीन बच्चों को क्यों दी जाती है? पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के तहत, पोलियो टाइप 2 से बचाव के लिए, एएफपी तीव्र पक्षाघात को रोकने के लिए, या फिर सभी? इसका सही उत्तर है सभी, इन सभी चीज़ों के लिए। देखिए, एक नोट मैंने लिखा है यहाँ पे, देख लीजिए। विश्व स्तरीय अभियानों में खुराक बचाने और कवरेज बढ़ाने के लिए एफआईपीवी आंशिक खुराक फ्रैक्शनल डोज का उपयोग किया जाता है। यह पूरी खुराक का 5वां हिस्सा होता है, जिससे सीमित वैश्विक आपूर्ति के बावजूद, यानी कि जो ओपीवी दी जाती है उस खुराक में 5 खुराक बनाई जा सकती है। यानी अगर कम मात्रा में मौजूद हो टीका तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें कवरेज दिया जा सकता है, बच्चों को अधिक से अधिक टीकाकरण किया जा सके। यह टीका निष्क्रिय पोलियो वायरस होता है, या त्वचा के माध्यम से बच्चों को दिया जाता है, जिससे शरीर में पोलियो से लड़ने की एंटीबॉडी बन सके और असली पोलियो वायरस के संपर्क में आते ही पहचान कर उसे खत्म कर सके। असली मतलब जीवित। अगला प्रश्न है, टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार अस्पताल में जन्म लेने वाले शिशुओं को जन्म लेने के 24 घंटे के अंदर बीसीजी, पोलियो की 0 खुराक और हेपेटाइटिस बी का टीका लग जाना चाहिए। ये कथन है, सत्य कथन है। 1.5 माह यानी 6 सप्ताह का होने पर ओपीवी, रोटा वायरस वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन,
पीसीवी और पेंटावेलेंट का पहला टीका दिया जाता है। ये कथन है सत्य या फिर असत्य? इसका सही उत्तर है सत्य। अगला प्रश्न है, पहला टीका लग जाने के 28 दिन बाद शिशु को ओपीवी, रोटावायरस वैक्सीन और पेंटावेलेंट का दूसरा टीका 10वें सप्ताह यानी कि 2.5 माह पर दिया जाता है। ये कथन सत्य या असत्य? कथन सत्य है। दूसरा टीका लग जाने के 28 दिन बाद 14वें सप्ताह यानी कि 3.5 माह पर ओपीवी, रोटावायरस और पेंटावेलेंट की तीसरी खुराक दिया जाता है और एफआईपीवी, पीसीवी की दूसरी खुराक दी जाती है। ये कथन सत्य है या फिर असत्य? इसका सही उत्तर है ये कथन सत्य है। 9 माह पूर्ण होने पर खसरे का पहला टीका, विटामिन ए की पहली खुराक और पीसीवी की बूस्टर खुराक दी जाती है। उसके बाद 6 माह के अंतराल पर विटामिन ए की कुल 9 खुराक दी जाती है। कथन है सत्य, सत्य कथन है ये। 9 से 12 माह के मध्य जेई यानी जापानी इंसेफ्लाइटिस की पहली खुराक दी जाती है तथा दूसरी खुराक 16 से 24 माह के अंदर दी जाती है। कथन सत्य है असत्य? सत्य कथन है। डीपीटी की पहली खुराक, डीपीटी की पहली बूस्टर खुराक 16 से 24वें महीने में तथा दूसरी बूस्टर खुराक 5 से 6 वर्ष में दी जाती है। कथन है सत्य कथन है। विटामिन ए की पहली खुराक की मात्रा 1 लाख IU यानी इंटरनेशनल यूनिट होती है। 1 लाख IU होती है। अन्य यानी पहली खुराक कितनी मात्रा में दी जाती है? और 9 खुराक जो 6 माह के अंतराल पर दी जानी है उसकी मात्रा होती है 2 लाख IU। ये कथन सत्य है या फिर असत्य है? ये सत्य कथन है। अगला प्रश्न है, BCG वैक्सीन को 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस पर, MMR वैक्सीन को भी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर, DPT वैक्सीन को भी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है, लेकिन पोलियो वैक्सीन को -20 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है। कथन सत्य या फिर असत्य? इसका सही उत्तर है सत्य कथन है ये। निम्न में से किन टीकों को लगाने के लिए घोलक की आवश्यकता होती है? यानी कि टीके को घोलने के लिए घोलक यानी पानी जैसा द्रव्य की आवश्यकता पड़ती है। BCG, MR, जेई या फिर सभी? इसका सही उत्तर है सभी। इन तीनों को ही घोलक की आवश्यकता पड़ती है। BCG में सोडियम क्लोराइड के घोलक की और MR में रोगाणुहीन जल की और जेई में फास्फेट बफर घोल की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष 5.0 के अंतिम चरण का समापन हुआ 14 अक्टूबर सन 2023, 15 अक्टूबर सन 2023, ए और बी दोनों या फिर कोई नहीं? इसका सही उत्तर है 14 अक्टूबर सन 2023। टीकाकरण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।